गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 साइंस का न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हीट, जिसे हम गर्मी उष्मा कह सकते हैं। हमने जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर थे वो हमारी टेक्स्ट बुक में हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, और जो वर्कबुक के जो क्वेश्चन आंसर बाकी हैं वो भी हम कैसे लास्ट थोड़ा देखते हैं, तो इस टाइप का हम देखते रहेंगे। अब जो हमारा न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। हीट माने उष्मा, गर्मी, तपिश भी कह सकते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। हम जो हमारा प्रीवियस जो यूनिट था चैप्टर 3 फैब्रिक टू फाइबर्स, तो उसमें हमने क्या रीड किया, क्या स्टडी की थी कि जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि जो हमारे वुलन क्लॉथ मतलब कि जो गर्म कपड़े होते हैं वो एनिमल्स के फाइबर्स में से मिलते हैं। यू ऑल्सो नोन एज द कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। आपने ये भी स्टडी किया था कि जो कॉटन के जो क्लॉथ हैं वो भी प्लांट फाइबर में से मिलते हैं, जो पेड़ पौधे जो प्लांट फाइबर से उसमें से मिलते हैं कॉटन के क्लॉथ। वी वेयर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट्स कोल्ड आउटसाइड। अब हम जो गर्म कपड़े हैं वो कब पहनते हैं कि जब विंटर होता है। जब विंटर होता है तो तब हम गर्म कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड होती है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। जो गर्म कपड़े होते हैं वो हमको गर्म रखते हैं। ठीक है, वी प्रिफर टू वेयर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। दिस इज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। और जब गर्मी होती है मतलब कि जब समर होता है तब हम जो कलर वाले का कॉटन के जो क्लॉथ्स पहनते हैं, लेनिन हो गया, वो सारे जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो हमको ठंडी फीलिंग देते हैं, मतलब कि हमको गर्मी से बचाते हैं। यू माइट हैव वंडर वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो आप जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से पहनते हैं। ठीक है, विंटर के क्लॉथ अलग होते हैं, फिर विंटर में जो ठंडी होती है इसलिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। फिर जो समर आता है, समर की सीज़न में हम कैसे कलर वाले कपड़े माने जो पतले पतले कपड़े हम पहनते हैं, कॉटन वाले वो सब। ठीक है, जो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, जो विंटर के क्लॉथ हैं वो हम विंटर में पहनते हैं और जो समर के क्लॉथ हैं वो हम समर में पहनते हैं। ठीक है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो विंटर के क्लॉथ होगा वो समर में पहनता होगा। इन विंटर यू फील कोल्ड आउट इन द हाउस। अब इफ़ यू हैव कम आउट इन द सन यू फील वार्म। अब क्या होता है, विंटर में जब सर्दी वाली जो सीज़न होती है तो तब आपको क्या होता है, घर में भी आपको ठंडी लगती है और आप बाहर जब जाते हो धूप में मतलब सन के पास तो आपको थोड़ा फील होता है वार्म, कि आपको थोड़ा कि गर्म महसूस होता है सर्दी वाली सीज़न में। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। अब आप समर में घर में भी आपको गर्मी होती है और घर के बाहर भी आपको गर्मी होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हम ये कैसे पता कर सकते हैं जो वेदर है उसका जो ऑब्जेक्ट है कि वो ठंडा है या गर्म है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। अब हम कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, वो हम कैसे देख सकते हैं कि वो ठंडा है गर्म है। इन दिस चैप्टर we shall try to seek answer to the same of these questions। तो हम इन टाइप के जो क्वेश्चन है कि कोई भी पदार्थ कैसे ठंडा है गर्म है वो सब हम इस चैप्टर में हम रीडिंग करेंगे, मतलब समझेंगे। 4.1 है कि हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारी जो रोज की दिनचर्या है तो हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ वस्तुओं से मिलते हैं। सम ऑफ द आर हॉट एंड सम ऑफ द देम आर कोल्ड। कुछ गर्म होते हैं तो कुछ बहुत ही ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जो टी है मतलब चाय वो गर्म है, जो आइस बर्फ़ है, आइस क्यूब वो है ठंडी। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू टू कम्प्लीटली सॉरी लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कम्प्लीटली इन टेबल 4.1। तो आपको इस टाइप के लिस्ट बनाने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे टेबल 4.1 है तो उसमें हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट वाले जो एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर इसमें क्या है, टेबल इन
4.1 मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज अ हॉट और कोल्ड। तो इसमें आपको मार्क करना है, ठीक है। जैसे आइसक्रीम है तो वो कोल्ड है, मतलब ठंडी है। जब स्पून ऑफ टी कप तो वो वार्म आएगा, मतलब गर्म आएगा। फिर फ्रूट जूस तो वो भी एक कोल्ड है, मतलब कि ठंडा होगा। फिर हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन तो वो भी गर्म आएगा, ठीक है। जो तपेली जिसे हम वो, मैं आपको गुजराती की भाषा में समझाऊं, जिसे हम सांडसी कहते हैं, तो वो गर्म आएगी कि अगर आप उसको जला हुआ पकड़ेंगे तो। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विद आर टू हॉट, बी केयरफुली वाइल हैंडलिंग ऑफ कैंडल फ्लेम और स्टोव। तो आपको कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट टच नहीं करना है जो ज़्यादा गर्म हो उसको, ठीक है। जो फ्लेम आती है जो उसको, और स्टोव को। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमने ये देखा कुछ ऐसे पदार्थ है कुछ गर्म है तो कुछ ठंडे हैं, कुछ बहुत ठंडे हैं और कुछ बहुत गर्म है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आपने देखे जो कुछ से ज़्यादा गर्म होंगे और कुछ ऐसे होंगे कुछ से ज़्यादा ठंडे होंगे। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एक है कि वो उससे ज़्यादा गर्म है या एक है कि उससे ज़्यादा ठंडा है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलेबल बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलेबल, लेट अस फाइंड आउट। तो कुछ ऐसे होते हैं कि हम जिसको टच करके ये सब जान सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 4.1 है। अब इसमें क्या है कि एक एक्टिविटी दी गई है वो हम देखते हैं। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर्स। अब इसमें 3 आपको ऐसे कंटेनर, मतलब कि ऐसे बाउल नहीं कि आप इसमें बीकर टाइप का ले सकते हैं। आप सभी को लेबल देम एज ए बी एंड सी। आप सभी को इसमें 3 है तो उसमें सभी को ए बी सी दे देना है, तीनों को। फर्स्ट को ए बी, सेकंड को बी एंड थर्ड को सी। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी। तो आपको फर्स्ट है कि ए, उसमें आपको कोल्ड वाटर भरना है एंड सेकंड में आपको हॉट वाटर। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। तो आपको जो लास्ट वाला है तो उसमें दोनों डाल देना है कि आपको गर्म पानी भी डाल देना है और ठंडा पानी भी डाल देना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी। जो आपका लेफ्ट हैंड है तो उसको आपको कंटेनर ए में डालना है और जो लेफ्ट राइट हैंड है वो आपको कंटेनर बी में डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू कंटेनर फॉर 2-3 मिनट्स पुट बोथ द हैंड्स सिम्युलेटली इन कंटेनर सी। आपने ए में डाला, फिर बी कंटेनर ए में आपने आपका लेफ्ट हैंड डाला, कंटेनर बी में आपने आपका राइट हैंड डाला। अब 2 से 3 मिनट बाद आपको इसी सिचुएशन में आपके दोनों हाथ कंटेनर सी में डाल देने। डू बोथ द हैंड्स द सेम फीलिंग्स। अब आप क्या, जो ठंडा और गर्म पानी हमने जिस सी में मिक्स किया तो उसकी जो फीलिंग होगी वो सेम होगी, ठीक है। नहीं आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा, नहीं आपको ज़्यादा गर्म लगेगा, ठीक है। विंटर में आपने ऐसा कभी किया होगा कि जो पानी होता है तो हम, जो गर्म पानी होता है तो उसमें हम थोड़ा ठंडा पानी भी डाल देते हैं तो वो थोड़ा मीडियम हो जाता है। तो आपने ये महसूस किया होगा कभी। अब बोझों को कन्फ्यूज़न हो गया है कि बोझो कन्फ्यूज़न सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रियली ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. तो वो जो है उसको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ पे ये देखिए लास्ट वाला जो सी था तो उसमें हम कैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पदार्थ है, जैसे ये वाटर ही है तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते वो ठंडा है गर्म है, तो इसलिए हमको थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कोई गर्म ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है, कितना उसका टेम्परेचर, कि वो सब हम देखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर जो मैंने शब्द बोला अब उसी का ही ऊपर ही सारा जो हमारा चैप्टर है, टेम्परेचर ऊपर। अ रियलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। अब ये जो पूरी लाइन मैंने बोली वो आपको याद रख लेनी है, ठीक है। कोई भी ऐसा गर्म ऑब्जेक्ट है तो उसका जो हम माप लेते हैं या फिर उसका एक जिसको हम शब्द कहें तो उसको टेम्परेचर कहा जाता है।
उसको तापमान, देखिए तापमान है वो हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है या फिर गुजराती लैंग्वेज है उसमें हम कह सकते हैं टेम्परेचर। तो हम उसे ये भी कह सकते हैं कोई एक गर्म वस्तु है तो उसका जो विश्वसनीय हम जो माप कहें या फिर जो भी कहें माप ही कहा जाता है, माप, तो उसको हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है, तापमान। टेम्परेचर इज अ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अब जो टेम्परेचर हम जिससे माप सकते हैं या फिर उससे मेजर कर सकते हैं उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के ऊपर ही हमारा जो चैप्टर है उसमें थर्मोमीटर के बारे में ही हम स्टडी करेंगे, ठीक है, ज़्यादातर। फिर इसमें क्या है कि आपने कभी डॉक्टर के पास आप कभी गए होंगे, अभी तो ऐसा नहीं होता है। अब जो यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे ये सारे जो थर्मोमीटर है वो तो डॉक्टर के पास नहीं होते हैं, अब उनके पास न्यू न्यू आ गए। कभी आपने थर्मोमीटर देखा होगा, मे भी आपने टीवी पे या फिर कभी आप क्लिनिक पे गए होंगे या फिर कोई ऐसी लैब में, तो आपने कुछ ऐसे टाइप के थर्मोमीटर्स देखे होंगे। सो अब हम देखते हैं, ठीक है। 4.2 मेजरिंग अ थर्मोमीटर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? तो आपने कभी थर्मोमीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। आप याद कीजिए आपकी फैमिली में किसी को फीवर हुआ होगा तो थर्मोमीटर आपने कहीं देखा होगा। जो टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर से मापा जाता है। द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। जो हम तापमान जिसे मापते हैं वो थर्मोमीटर कहा जाता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। और जिस थर्मोमीटर से हम हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मापते हैं, मेज़र करते हैं, उस थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है, ठीक है। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जाइन इट केयरफुली। आप आपके हाथ में लीजिए और उसको देखिए, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट हैव एन थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इन विथ यू। आपके पास न हो तो आपके कोई दोस्त के पास होगा। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द वंस शोन इन फिगर 4.2। यहाँ पे देखिए कि क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है वो यहाँ पे हमको दिया गया है, यहाँ पे फ़ोटो, और मैंने एक लास्ट में भी रखी है। ये देखिए इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम थर्मोमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। सो अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसाइड ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो अब जो थर्मोमीटर होता है वो एक लॉन्ग होता है, देखिए ऐसे वो बड़ा होता है, नैरो टाइप का, और वो ग्लास ट्यूब का, कांच का बना हुआ होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट द वन एंड। यहाँ पे देखिए लास्ट में बल्ब जैसी एक रचना होती है। ये देखिए यहाँ पे ये जो बॉर्डर वाला जो हिस्सा है ये देखिए बल्ब जैसी रचना होती है। एंड में बल्ब जैसी रचना होती है। दिस बल्ब कॉन्टेन्स मर्क्यूरी। अब इसमें मर्क्यूरी होता है, ठीक है। मर्क्यूरी आपने कभी देखा होगा कि मर्क्यूरी की इसमें रचना होती है, उसके अंदर मर्क्यूरी होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। अब आप उसको देखेंगे तो उसकी थोड़ी साइन आप देख सकेंगे, ठीक है, मर्क्यूरी की, वो छोटा सा ऐसा होता है। इफ़ यू डू नॉट सीन द मर्क्यूरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अप बाइट टिल यू सी। अब आप उसमें न देख सके तो आप उसको थोड़ा आगे पीछे करिए, रोटेट कीजिए तो आप उसमें देख सकेंगे। यू विल ऑल्सो फाइंड स्केल ऑन द थर्मोमीटर। अभी आप पे इसमें स्केल देख सकेंगे। स्केल माने आपके पास जो स्केल होगी ना, जो माप पट्टी हम जिसे कहते हैं, उसमें कैसा स्केल होता है ऐसा ही स्केल होता है, बट उसमें थोड़े डिफरेंट माप के जो डिवीज़न होते हैं इसमें थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो हम आप आगे देखते हैं। You will also find a scale on thermometer. The scale we use is a Celsius. Sorry, the scale we use is a Celsius scale, indicate by degree Celsius. अब इसमें जो यहाँ पे देखिए ये डॉट है और जो सी है उसको डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। कि मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो आज का आप टेम्परेचर देखेंगे तो क्या होगा, 38 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया ना। तो इस टाइप के ये तो हमारे तापमान का है, ठीक है, जो हमारा नेचर का है, बट हमारी बॉडी के लिए तो इसमें 35 से आगे हम देखेंगे
कि इसमें 35 से 42 तक का ही हम देख सकते हैं। हाँ, कि देखिए हमारे इंडिया में ज़्यादातर डिग्री सेल्सियस में ही हम सारे जो माप हैं वो लेते हैं। कभी और कोई जगह है तो वहाँ पे क्या होता है कि फ़ारेनहाइट स्केल यहाँ पे देखिए और यहाँ पे डॉट किया है, इससे डिग्री कहा जाता है। ठीक है, ये जो डॉट है इसको डिग्री, तो इस एफ माने फेरन सेंसियस, फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट कहा जाता है। उसमें डिफरेंट है कि उसकी रेंज 94 से 108 डिग्री में होती है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 सेंसियस टू 42 सेंसियस। तो मैंने आपको बताया ना, जो ये थर्मोमीटर है उसमें 35 सेंसियस से 42 सेंसियस के बीच में माप लिया जाता है। रीडिंग अ थर्मोमीटर। अब एक्टिविटी 4 है, अब उसमें हम देखते हैं कि रीडिंग कैसे लिया जाता है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। अब हम ये देखते हैं कि उसमें कैसे हम रीड कर सकते हैं कोई टेम्परेचर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। अब इसमें आप देखेंगे कि उसमें दो ऐसे बड़े मार्क्स होंगे। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दिस मार्क्स। अब उसमें जो मार्क्स में डिवीजन होते हैं वो आपको देखने हैं। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर 5 डिवीजन बिटवीन देम। अब देखिए कि उसमें जो बिगर है कि वो डिग्री का है तो वो एक है, वो एक है। ठीक है, अब ये थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। जिसमें जो बिगर है वो एक है, वो 1 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री, और उसमें 5 डिवीज़न बिटवीन देम, उसके बीच में 5 डिवीज़न होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे हम स्केल भी कह सकते हैं, छोटे छोटे ऐसे कांपे होते हैं, डिवीज़न होते हैं। ठीक है, उसमें छोटे छोटे ऐसे डिवीज़न होते हैं। देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1/5 तो 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो उसमें जो कांपे होते हैं, देखिए 1 है वो सबसे ज़्यादा है, और उसमें 1 डिग्री, वो 1 डिग्री, और उसके डिवाइड हमको 5 करना है, तो क्या आएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस। जो एक कांपा, एक डिवीज़न है एक स्केल में उसका जो माप है 1 डिग्री का, एक स्केल का, तो वो आएगा 0.2 सेल्सियस, 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मोमीटर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसको यूज़ करने से पहले क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या हमको देखना पड़ता है। सो आप कभी भी उसका यूज़ करें तो वो जो टेम्परेचर है उसका 35 से कम ही होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है। वॉश द थर्मोमीटर परफेक्टली विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब जो थर्मोमीटर होता है वो पानी से या फिर जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है उनसे धोया नहीं जाता। ठीक है, उसके लिए एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आता है, उसमें उसको क्लीन किया जाता है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट फ्यू जर्क। अब उसको थोड़ा पकड़िए और उसको थोड़ा जर्क कीजिए। ठीक है, द जर्क विल बी ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। अब उसको जर्क करेंगे तो जो मर्क्यूरी का लेवल है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। इंश्योर दैट इज फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, वो है 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब आपकी टंग में उसको रखना है, जो आपकी जीभ है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद आपको थर्मोमीटर में जो रीडिंग आया वो आपको देखना है। ठीक है, टंग में रखने के बाद, आप जीभ के रखने के बाद। अब ये जो है कि ये थर्मोमीटर है अब इतने यूज़ नहीं है। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर आ गए हैं डॉक्टर्स के पास। पहले के टाइम में ये सारे जो थर्मोमीटर है, इस टाइप के थर्मोमीटर का यूज़ हुआ करता था। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। अब जो उसमें जैसे 38 आएगा या फिर 34 आएगा, सॉरी 36 आएगा, या फिर इतना जितना आएगा 38 डिग्री सेल्सियस आया, तो वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मतलब आपकी बॉडी का तापमान हम जिसे कह सकते हैं। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद द इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो इसका यूनिट है वो आपको याद रख लेना है, उसको डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। ये जो निशानी है देखिए यहाँ पे ऐसे गोल करके सी, ठीक है, कैपिटल सी, तो इसको डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, ये आप याद रख लीजिए। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। अब आपकी बॉडी का क्या टेम्परेचर आएगा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री, नॉट द टेम्परेचर इट स्टार्ट विथ इट्स यूनिट। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन का वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, जो IMP है। ठीक है, ये कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में होता है या फिर
1 मार्क्स वाले कोई ऐसे क्वेश्चन में होता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, तो वो है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। नॉट दैट टेम्परेचर इज स्टार्ट विथ इट्स यूनिट। अब उसको यूनिट के साथ देखिए। पहली मेजर्ड बाय हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। अब वो कन्फ्यूज़न में, ठीक है, पहली और वो जो है ना, गर्ल और बॉय जो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो वो थोड़ी कन्फ्यूज़न में है कि उसका जो है 37 परफेक्टली नहीं आता। तो इसमें क्या होता है कि वो कभी आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, 37 के आगे पीछे कभी हो जाता है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर। तो हम वो श्योर करते हैं कि इसके पहली को जो टेम्परेचर किया वो उसमें कोई ऐसा रॉन्ग नहीं है, वो कभी मैंने बताया ना आगे पीछे हो जाता है। हमने हमारा जो न्यू चैप्टर था उसके बारे में थर्मोमीटर तक हमने स्टडी की है। आप ये एक दो बार और थोड़ा वीडियो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ये रीडिंग वाला वो सब आप रीड कर लीजिएगा। और जो 37 डिग्री सेल्सियस वाला जो था कि 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो सब आप रीडिंग कर लीजिएगा। एंड थोड़ा ये थर्मोमीटर का भी ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारी जो वर्कबुक है उसमें जो हम डेली क्वेश्चन आंसर देखते हैं ना, तो अब वो देखते हैं। जो यूनिट फर्स्ट है वो मैं भी आप सभी का कंप्लीट हो ही गया होगा, मैं भी तो क्या आपका होना ही चाहिए, ठीक है। हम यूनिट फर्स्ट है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट वाला, वो आप सभी का कंप्लीट हो ही गया होगा। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोटोज़ भेजा है उन सब का अच्छा है। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझे चैप्टर फर्स्ट का फ़ोटो नहीं भेजा है वो जल्द से जल्द भेजिए। और चैप्टर 2 भी है, वो भी 50% तो कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। आज हम देखेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। सो अब हम देखते हैं कि उसमें जो जो क्वेश्चन बाकी है उसके आंसर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हमने देखा था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे प्रोसेस थी, वो पूरी फिंगर विली वाली वो सब हमने देखी है, ठीक है। ये जब पार्ट हमारी टेक्स्ट बुक में आया था तब। सो आपको ये आपकी वर्कबुक में लिख लेना है। उसके बाद का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें थोड़ा ट्विस्ट है कि आपको ये तफावत कैसे हम लिखते हैं, डिफरेंसेस उस टाइप लिखना है, ठीक है। इसमें आपको इस टाइप का आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 में, लार्ज इंटेस्टाइन वाले में। इस तरह आपको टॉपिक वाइज लिखना है कि यहाँ पे इन्होंने, तो यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, तो यहाँ पे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जैसे दिया है ना 3 यहाँ पे और फंक्शन के 4 यहाँ पे, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। वो डिफरेंसेस वाला आप भूल जाइए, वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का इन्होंने ऐसे समझा है, वो स्ट्रक्चर का भी अलग है और फंक्शन का भी अलग है। तो आपको जो जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब हाँ कि अब उसके बाद का जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रूमिनेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। जो घास खाते हैं, मतलब कि जो घास चारा एनिमल्स खाते हैं, कि जैसे गाय, भेड़, बकरी, वो सब जो उनके बारे में जो था वो, तो उसका भी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। वो आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेना है, ठीक है। काउ, बफेलोज एंड अदर आर एनिमल्स वाइल ग्रेजिंग क्वाइकली स्वेलो ग्रेस। तो वो हमने रूमिन वाली प्रोसेस देखी थी, वो जो पहले खाते हैं फिर वो थोड़ा आगे आता है, वो सब हमने देखा था, ठीक है। डाइजेस्ट में कर्ड, वो सब हमने देखा ही है हमारे जो लेक्चर में जब ये पार्ट आया था। अब जो 8 है एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीज़न। अब इसमें साइंटिफिक रीज़न बताना है। 1 शुड च्यू द फूड एज मच एज पॉसिबल। सो हमको फूड है वो बहुत ही चबा के खाना चाहिए, मतलब कि आपको जो फूड है वो बहुत ही चबा चबा के खाना चाहिए, ठीक है। सो उसका रीज़न है बाय मच च्यूइंग द फूड इट इज़ ब्रोकन डाउन इन वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड sufficient amount of saliva get mixed with it। तो इसमें क्या है कि आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो आप कोई एक बाइट खा रहे हैं, जैसे आप भाखरी की बाइट खा रहे हैं, तो आपको वो 30 से 32 टाइम आपको वो बाइट खानी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है उसके बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स बन जाते हैं और वो सलाइवा में मिक्स हो जाता है।
सो द फूड बिकम सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो उसके बाद क्या होता है, जो फूड होता है वो सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाता है। द एंजाइम इन द सलाइवा कन्वर्ट्स विथ स्टार्च ऑफ द फूड इनटू शुगर। सो जो एंजाइम होते हैं सलाइवा में वो स्टार्च से फूड में कन्वर्ट होके शुगर हो जाए। दस व्हेन द फूड इज chewed much, a major part of starch is digested in the mouth itself, and such food repeatedly and easily digest further in stomach in small intestine। इससे क्या हेल्प मिलती है कि जो ज़्यादातर आपका फूड है वो कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है कि आपके माउथ में, ठीक है, माउथ में ही उसकी अच्छी तरह से प्रोसेस हो जाती है। और रिपीटेडली आप खाते हैं तो आपके डाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और आपका जो डाइजेस्ट है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना नहीं होता है, अच्छी तरह से आपके माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। सो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत वर्क नहीं करना पड़ता है। सो यहाँ पे राइट द 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, मतलब तफावत लिखनी है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की। तो यहाँ पे 2-3 लिखिए, आपको जो भी 2 पसंद हो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये जो 7.5 मीटर्स लॉन्ग एंड 1.5 मीटर लॉन्ग वो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली है वो आपको लिखनी है, और जो सेकंड और थर्ड में से जो आपको पसंद हो वो लिख लीजिएगा, जो आप न लिखें उसको याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो कॉलम है कि स्टमक है तो उसमें डी आएगा, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन का डाइजेशन पार्शियल होता है कि थोड़ा सा उधर प्रोटीन डाइजेशन हो जाता है। फिर लीवर है तो वो सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में ई आएगा, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में सी आएगा, एब्जॉर्बन ऑफ वाटर, जो पानी का वो शोषण कर लेता है। फिर कॉलम ए सेकंड वाला पार्ट में कॉलम ए सलाइवा में बी आएगा, बकल कैविटी। जो सलाइवा है वो बकल कैविटी में होती है। बाइल है फिंगर जैसी रचना, ठीक है, वो लीवर में होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसमें, हाँ, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसमें ए आएगा, स्टमक। बाइल में ई, लीवर। और इंटेस्टाइनल जूस, जो अंतःस्रावी जूस होते हैं, उसमें सी आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाइजेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके भी मैंने 8 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। सो आपका आज का होमवर्क यही है कि चैप्टर 1 आप सभी का कंप्लीट हो गया है, और जिन्होंने मुझे चैप्टर 1 का फ़ोटो नहीं भेजा है वो फ़ोटोज़ भेजिए। और चैप्टर 2 में आप आज जितना कंप्लीट कर पाएँ, पहले के भी आपने जो हमने कल के लेक्चर में देखे थे वो जो कि वो OMR टाइप के क्वेश्चन थे, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स थे, वो 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। जितना भी आपका चैप्टर 2 हुआ हो, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाला सेकंड चैप्टर, ठीक है, वो वर्कबुक में आपने जितना भी लिखा हो वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे शाम तक सेंड कर दीजिए। और आज का भी हमने जो देखा है वो आप जितना भी हो सके उतना लिख दीजिएगा, ठीक है। बड़े क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको सब कुछ लिखने को नहीं कह रहा हूँ। जितना भी सेकंड चैप्टर में आपका हो उतना आज लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिए चिल्ड्रंस। एंड फर्स्ट चैप्टर आप सभी को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ओके, सेकंड चैप्टर जितना भी आज आप कंप्लीट कर पाएँ उसके फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए। और आज का जो हमने देखा उसमें किसी को डाउट हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।